नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके YouTube चैनल मिशन कर्म क्रांति पर। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, प्रीवियस ईयर में पूछे गए इतिहास के सब क्वेश्चन को एक जगह करके हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो उसी में मैंने 19 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, लगभग 1 घंटा का वीडियो चला गया था। तो क्वेश्चन तो सिर्फ 19 थे, लेकिन मैंने उसको इतना डिटेल में प्रत्येक टॉपिक को समझा दिया था, प्रत्येक ऑप्शन को समझा दिया गया था कि जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाए बिहार SSC में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो उसी कड़ी को चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, आपके सामने दिख रहा होगा कि आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो इसका तो सिंपल सा आंसर आपका जानते ही होंगे कि इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा आपको कि धन्वंतरी, है ना। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक या प्राचीन भारत में मेडिकल साइंस का पिता माना जाता है। आज भी किसी मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो इनका फोटो प्रतिमा दिख जाता है। तो आयुर्वेद ज्ञान के लिए धन्वंतरी प्रसिद्ध थे। तो इस तो आंसर मिल गया आपको। तो चलिए थोड़ा सा क्या आप इनको धन्वंतरी के बारे में जान लेते हैं और ऑप्शन को डिटेल में देख लेते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें लाभ हो, क्योंकि कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए धन्वंतरी जो थे, अगर ये क्वेश्चंस बनता है कि धन्वंतरी किस टाइम पीरियड में थे, किस राजा के या किस वंश के शासन काल में थे। तो धन्वंतरी जो है ना गुप्त काल में थे, गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। इनके बारे में और भारत सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार है, धन्वंतरी पुरस्कार देती है भारत सरकार। तो चलिए इनका तो आंसर मिल गया। और ऑप्शन में आपको ऑप्शन ए में आर्यभट्ट दिख रहे होंगे। तो आर्यभट्ट के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना। तो जीरो का खोज या कहे कि दशमलव प्रणाली का खोज तो किन्होंने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। इसके अलावा आर्यभट्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सिद्धांत है, इसको सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। उससे पहले इनके पहले ये माना जाता था क्या कि सूर्य को राहु और केतु छू देता है इसलिए ग्रहण लग जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। अगर जानना चाहे कि सूर्य ग्रहण सिद्धांत क्या, कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण किस स्थिति में लगता है। तो देखिए, जब हम सभी जानते हैं ना कि सूर्य का चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी जो ग्रह है, फिर हमारी पृथ्वी का चंद्रमा चक्कर लगाती है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण किसको कहते हैं कि जब क्या बोलते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। उस स्थिति को ये पूछा गया क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो ये हो गया कि आर्यभट्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। फिर आपको ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा ब्रह्मगुप्त। तो ये भी प्राचीन टाइम के बहुत बड़े विद्वान थे, फिजिक्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इसलिए इन्हें भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है, क्योंकि फिजिक्स के क्षेत्र में और साइंस के क्षेत्र में प्राचीन काल में ही बहुत कई लेवल पे इन्होंने काम किया था। फिर ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा भास्कर। तो भास्कर जो है ये बहुत प्राचीन टाइम के एंशिएंट इंडिया के बहुत महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट, है ना, कि जो खगोल विद्या यानी कि अंतरिक्ष के बारे में जो स्टडी करते थे, महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है सिद्धांत शिरोमणि, है ना। सिद्धांत शिरोमणि एक प्रसिद्ध किताब है इनकी। उसी किताब को 4 भाग में बांटा गया है। उसी किताब में एक भाग आता है लीलावती, दूसरा आता है बीज गणित, तीसरा आता है आपको ग्रह गणित, चौथा आता है गोल अध्याय। तो देखिए लीलावती जो है कई बार कई एग्जामों में पूछा गया कि लीलावती का संबंध किससे है। ऑप्शन में रहता है गणित से, इतिहास से, कहानी से, भूगोल से। तो जनरली लीलावती से हम लोग को नाम दिमाग में आता है तो हम लोग कहते हैं कि किसी कहानी से रिलेटेड होगा, लेकिन एक्चुअली में लीलावती जो है ना गणित से रिलेटेड टॉपिक्स है, जिसको किन्होंने लिखा है, भास्कर ने लिखा है, जो कि प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। तो ये डिस्कस कर लिया। आर्यभट्ट ने भी एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखा है सूर्य सिद्धांतिका, में तो शायद बता भी दिया था, और एक आर्यभट्टियम। तो ये था, ये आपको इसमें यही डिस्कस करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि एक चैत्र कब पड़ता है, यानी कि चैत्र कब पड़ता है। तो देखिए हम लोग आधुनिक भारत में या आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं, तो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये लोग जानते हैं मंथ का। लेकिन भारत सरकार का जो कैलेंडर है ना, वो जो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पे आधारित है ना। तो उसका जो शक संवत मतलब कि शक कैलेंडर कह लीजिए, संवत का मतलब कैलेंडर यहाँ पे होता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है क्या है, शक संवत है। तो इसका जो पहला महीना होता है ना वो चैत्र में पड़ता है, और अंतिम महीना जो होता है आपको फागुन होता है, फाल्गुन कहते हैं, फागुन होता है। जैसे जनवरी होता है ना पहला महीना का ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो आधुनिक हम लोग यूज करते हैं उसका, उसी तरह से जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, उसका पहला महीना होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फागुन।
तो इसमें एक क्षेत्र कब पड़ता है, तो जनरली ये 22 मार्च के आसपास में, 22 कभी 20, 15, इसी मार्च के आसपास में पड़ता है सक्षम। तो आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि 22 मार्च, है ना। तो सक्षम एक क्षेत्र कब पड़ता है, 22 मार्च। तो आपको एक ऑप्शन में आपको 1 जनवरी दिख रहा है, तो आप जानते हैं जनवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर से शुरू होता है, पहला महीना होता है। 1 अप्रैल दिख रहा है, तो भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है ना, कि 1 साल का लेखा जोखा जो अथी करता है, तो भारत सरकार का जो नया साल है वित्तीय वर्ष, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च से चलता है। तो ये है। और इसमें कुछ ऑप्शन डी में आपको 22 मार्च दिख रहा होगा, तो 22 मार्च हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा तलवंडी, है ना। गुरु नानक का जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था। तो चलिए गुरु नानक के बारे में तो जानेंगे कि इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। अब इसके अलावा इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में भी इनका जिक्र किया था। तो गुरु नानक क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक कौन थे। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक जो थे वही गुरु नानक देव ही क्या थे, पहले गुरु थे। ये हो गया। तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। तो तलवंडी कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उस जगह का क्या नाम कहा जाता है, तो अब ननकाना साहिब के नाम से तलवंडी को जाना जाता है। बहुत पवित्र गुरुद्वारा है वहाँ पे। अब यह इनका जन्म कब हुआ था, इनका क्या बोलते हैं, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ। तो 1469 में क्या है, इनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का। तो कहाँ हुआ था, तो जान ही लिए थे। डेथ कब हुआ था, गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी, है ना। तो इनका मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। तो ये था गुरु नानक देव जी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। देखिए क्वेश्चन से एक है, हम लोग कई डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। आपको ऑप्शन में पटना दिख रहा होगा। तो आप बताइए पटना जो किस लिए जाना जाता है, सिख धर्म में कोई महत्व रखता है पटना, बताइए, सोचिए थोड़ा सा। पटना, तो सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ होती, पटना में हुआ था। अभी पटना साहिब गुरुद्वारा बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। तो ये ऑप्शन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। उनका जन्म कब हुआ था, पटना में हुआ था। अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लाहौर। तो लाहौर को इतिहास से जोड़िए, कैसे जोड़ सकते हैं, तो बहुत प्रचलित है कि सिख धर्म से अगर जोड़ना होगा तो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उनकी राजधानी लाहौर थी। जो पंजाब के क्षेत्र में वो शासन करते थे, तो उसकी राजधानी लाहौर थी। इसके अलावा कांग्रेस से रिलेटेड है लाहौर, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हम लोग क्या कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही अपनाया था। तो ये रहा इसका लाहौर का भी डिस्कस हम लोगों ने क्या कर लिया। अब थोड़ा सा, हाँ बस यही था इसमें डिस्कस करना। अब थोड़ा सा इसमें तो ये हो गया, हाँ ठीक है। गुरु नानक देव जी को डिस्कस कर लिया हम लोग। और इसके अलावा अगर सिख धर्म को और थोड़ा सा रिलेट करना है तो इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसे सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और 10वें गुरु नानक देव जी गुरु गोविंद सिंह जी थे। उसके बाद उस जो गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या मान लिया गया, वो सिख धर्म का गुरु मान लिया गया। तो गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख लोग जो है कौन सा भाषा बोलते हैं, पंजाबी भाषा बोलते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या, गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि को किसने आविष्कार किया था, या किसने आविष्कार किया था गुरुमुखी लिपि का, तो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, है ना। हाँ, गुरु अंगद जो थे सिख धर्म को, उन्होंने क्या था गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो यही था इसके बारे में। तो देखिए कोई एक क्वेश्चन से हमने पूरा सिख धर्म को लगभग देख लिया। उसके अलावा सारे ऑप्शन को डिटेल कर लिया। तो जितना भी क्वेश्चंस मैंने बोला है ये कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, और आगे भी आने वाले एग्जाम्स में सब में पूछे जाएंगे। बिहार SSC में भी ये टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सिख धर्म अगर पढ़ना होगा तो इसे दिखा जा सकता है। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिख रहा होगा कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था, है ना। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है रंगून, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा काला पानी, है ना। ऑप्शन अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था। तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है रंगून, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है श्रीलंका, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है काला पानी, ऑप्शन डी दिख रहा है आपको क्या, नेपाल। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर तो हम लोग जानते हैं कि क्या होगा। इसका सिंपल आंसर, इसका आंसर तो हो जाएगा रंगून,
है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रंगून भेज दिया था। रंगून, तो आंसर तो आपको क्वेश्चन का मिल गया था। अब देखिए रंगून वर्तमान में कहा, तो वर्तमान में जो म्यांमार है जिसका पुराना नाम बर्मा था, उसकी राजधानी पहले रंगून थी, जिसका नाम अब परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, न्यू पेताब। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि म्यांमार, उसका प्राचीन नाम क्या था, बर्मा था, पुराना नाम बर्मा था। बर्मा की राजधानी कहाँ थी, रंगून थी। उस रंगून को अब क्या नाम दे दिया गया, न्यू पेताब। तो यानी कि वर्तमान म्यांमार की राजधानी कहाँ है, न्यू पेताब है। तो एक क्वेश्चन से हमने इसको रिलेट कर लिया। तो अब देखिए थोड़ा सा हम इनके बारे में थोड़ा सा, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा चलिए, तो अब देखिए बहादुर शाह जफर के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो देखिए बहादुर शाह जफर जो थे, या बहादुर शाह द्वितीय, ये 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति पूरे देश में जो फैल रहा था, तो उसका जो राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई नेता था, तो पूछा जाता कि राष्ट्रीय 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय स्तर का नेता कौन था, तो बहादुर शाह जफर थे या बहादुर शाह द्वितीय थे। ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे, यानी कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। 1857 की क्रांति में इनका प्रमुख भूमिका था। इनको फिर क्या करता अंग्रेज, जब 1857 की क्रांति तो आंशिक रूप से सफल होती है, पूर्ण रूप से क्या होता है, फेल हो जाती है ना। अंग्रेज क्रांति को दबा देते हैं, तो उसी में बहुत सारे क्रांतिकारी को क्या है, फांसी दी जाती है, बहुत को जेल भेज दिया जाता है। तो उसी में पहला शहीद हुए थे मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब थे। बिहार से, पटना से पीर अली थे। इसके अलावा क्या बोलते हैं, जगदीशपुर, आरा से क्या बाबू वीर कुंवर सिंह थे, क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया। तो फिर इनको अगर बहादुर शाह जफर को और थोड़ा सा रिलेट किया जाए, तो बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था, या बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए या उनसे लड़ने के लिए अंग्रेज की तरफ से कैप्टन कौन था, ये पूछता था, या विद्रोह को दबाने वाला कैप्टन कौन था, तो कैप्टन हडसन नाम के जो अंग्रेज थे, वो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करते हैं। कहाँ से गिरफ्तार करते हैं बहादुर शाह जफर को, तो हुमायूं का मकबरा, अकबर के जो पिताजी थे हुमायूं, उसका मकबरा अभी भी बहुत पॉपुलर है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में उसका स्थान है। तो हुमायूं के मकबरा से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है, और फिर उनको रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया जाता है जेल में। वहीं उनका क्या होता है, 1862 ईस्वी में डेथ हो जाता है। तो ये था क्वेश्चंस, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऑप्शन अगर डिस्कस करना हो आपको, तो देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, काला पानी दिया हुआ है ऑप्शन में, सी में। काला पानी हम लोग जानते हैं कि क्या, अंग्रेज जब भारत में, वर्तमान में जो अंडमान निकोबार जगह है हमारा है ना, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसी में काला पानी नाम का जेल, सेलुलर जेल बनाया था। वो उसी जगह को काला पानी कहा जाता था। वहाँ मतलब कठोर सजा के रूप में माना जाता था। वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। जो भी स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उनको वहाँ भेज दिया जाता था। तो ये था ऑप्शंस। तो हमें लगता है कि इसको भी लगभग सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया। श्रीलंका है तो इसके बारे में है कि हमारा पड़ोसी देश है, बस ज़्यादा नहीं, नेपाल भी पड़ोसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो इसका कॉमन आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद, पहली बार अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया था। तो आंसर आपका आ जाता कि जॉन निकोलसन ने क्या किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ये आंसर मिल गया। तो आप जान लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम था क्या। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम एक प्रकार का नाटक था, है ना, जिसको किसने लिखा था, कालिदास ने, है ना। हाँ, कालिदास नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम का कालिदास ने लिखा था। जानते हैं कि महान विद्वान थे। इसके अलावा कालिदास का और भी कई सारे पुस्तक है, रघुवंशम, है ना, और मेघदूतम, जो मौ वाला लास्ट में होता है लगभग कालिदास का लिखा गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम में एक प्रकार का नाटक था। एक नाटक था जो संस्कृत भाषा में था, उसको जॉन निकोलसन ने क्या किया था, इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो ये आपका आंसर मिल गया ऑप्शन। अगर और डिस्कस करना है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में, जवाहरलाल नेहरू भी कोई पुस्तक लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखे थे। ऑप्शन बी आपको चेतन भगत दिख रहा है, तो चेतन भगत है हाफ गर्लफ्रेंड और एक एन अरेंज्ड मर्डर नाम की किताब लिखे थे। वॉरेन हेस्टिंग्स है तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, है ना। तो ये आंसर मिल गया। आप लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जो 2017 में पूछे गए थे बिहार एसएससी में। क्वेश्चन है आपका क्या, क्वेश्चन
ये अंग्रेजों के भारत में, क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल से आखिरी से पूर्व वायसराय कौन था? मतलब अंतिम से एक वायसराय का नाम बताना है कि जब तक अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय अंतिम वायसराय उसका जो था आखिरी से पहला कौन था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व, आखिरी नहीं पूछ रहा, आखिरी से दूसरा, इसका आंसर अगर ऐसे दिमाग में लगा कि आखिरी से दूसरा वायसराय कौन था, तो इसका आखिरी से दूसरा आपको आंसर हो जाएगा कि बेबेल, लॉर्ड बेबेल जो थे आखिरी से दूसरे वायसराय थे, है ना। अंग्रेजों के टाइम पीरियड में आखिरी, अंग्रेजों के अंतिम वायसराय तो माउंटबेटन थे, ऑप्शन में दिख रहा है कि अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। आखिरी से दूसरा पूछ रहा है तो कौन हो जाएंगे? बेबेल हो जाएंगे। तो बेबेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए बेबेल कब से कब तक रहते, तो 1943 है ना, 1943 से लेकर के 47 तक, है ना, 1943 से लेकर के 47 तक बेबेल क्या बनते हैं? भारत के वायसराय रहते हैं। फिर 47 में माउंटबेटन को वायसराय बना करके भेज दिया जाता है कि भारत के जाओ, भारत को विभाजन करो। मतलब भारत को विभाजित करने के लिए ही, या स्वतंत्र, भारत को स्वतंत्र और विभाजित करने के लिए माउंटबेटन को भेजा जाता है। तो माउंटबेटन 1947 में आ जाते हैं, वायसराय बनते हैं। फिर अंग्रेज 1947 में हम लोग को छोड़ करके हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो चले जाते हैं। तो माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनाया जाता है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया जाता है। 1947 से लेकर के 1948 तक इनको बनाया जाता है। फिर उसके बाद माउंटबेटन के बाद हमारे भारत के ही एक व्यक्ति 1948 में बनते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। और 1948 में बनते हैं, 1950 में गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया जाता है, एक नया पद बनाया जाता है। उस पद का क्या नाम होता है? राष्ट्रपति का पद, है ना। तो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये पद ही समाप्त। तो भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ये टॉपिक से हम लोगों ने समझ लिया। इसके अलावा हाँ, इरविन ऑप्शन में आपको सी में इरविन दिख रहे होंगे। तो इरविन का टाइम पीरियड जो भारत में था 1926 से लेकर के क्या था? 1931 तक था। तो इसी टाइम में आप लोग बहुत पॉपुलर एक चीज़ जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता इसी के टाइम में, इसी के समय में हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलन इरविन के टाइम पीरियड में हुआ था, है ना। कितना टाइम ज़्यादा हो गया है अभी? अच्छा, तो इरविन के टाइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गांधी इरविन समझौता, उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन जो होता था उसमें से 2 इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। तो ये था लगभग इनके बारे में। इसके अलावा अगर मिनटों के बारे में देखेंगे तो मिनटों के बारे में देखिए 2 मिनटो हुआ था। एक था 1807 से लेकर के 13 तक, एक मिनटो द्वितीय था 1905 से लेकर के 10 तक। तो मिनटो द्वितीय जो थे उसके टाइम पीरियड में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। इसके अलावा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, मिनटो के टाइम पीरियड में ही शुरू किया गया था। तो ये सारा डिस्कशन था। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ठीक ठाक डिस्कस कर लिया सब ऑप्शंस को। तो क्वेश्चंस भले हम लोगों ने 6, 7, 8 किया है, लेकिन इसमें 100 के आसपास में क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किया जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग 2 बार 3 बार सुनिए, देखिए, है ना। 2-3 बार सुनिएगा तो आपको चीज़ें, टॉपिक भी समझ में आ गया। और जितना भी टॉपिक मैंने बोला उस टॉपिक को जाकर के आप घर पर भी पढ़ सकते हैं। ये सारे टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाएंगे बार बार रिपीट किसी भी एग्जाम में। SSC में तो पूछे ही जाएंगे, इसके अलावा BPSC में हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इन सब चीज़ों में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।